साथियों नमस्कार। आज हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत संविधान के भाग 7 से 12 और अनुच्छेद 238 से 300 क तक आज देखेंगे। और साउंड जो है ठीक कर लिया गया है, वीडियो में साउंड आपको अच्छे आएंगे। एक दो तीन वीडियो पीछे जो हुए उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण साउंड थोड़े कम हो गए, तो ठीक कर लिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का राजनीति विज्ञान के संदर्भ में आज के विषय को। हम लोग पहले देख चुके हैं भाग 1 से लेकर के 6 तक और अनुच्छेद 1 से लेकर के 237 तक देख चुके हैं। जो अभी तक नहीं देख पाए हैं वो क्या करेंगे कि इस वीडियो को, इससे पहले के जो वीडियो अपलोडेड है उसको देख लेंगे। तो चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। भाग 7 में केवल 238 है, उसे भी निरस्त कर दिया गया है। अब हम लोग भाग 8 में आते हैं। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा में हम लोग अनुच्छेद 239 से 242 तक देखेंगे, जो अलग अलग स्लाइड में है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं 239 अनुच्छेद संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन की बात करता है। इसमें बताया गया है कि 239 जो अनुच्छेद हैं वह संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसे होगा उसका जिक्र है। इसकी में फिर बाद में अमेंडमेंट करके 239A कुछ संघ शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन के संदर्भ में बातें कही गई हैं। ये है 239A। 239A डबल ए दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसके संदर्भ में एक विशेष प्रावधान किया गया है। 239AB में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान किया गया है कि जो अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, इस बात का जिक्र किया गया है। हम लोग अभी इसको संक्षेप में देख रहे हैं केवल इस दृष्टिकोण से कि इसको हम लोग याद करें और ये समझ पाए कि किस अनुच्छेद में क्या है। इसके बाद संविधान को हम लोग जब गहराई से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या क्या, जैसे अगर इसकी प्रावधान की बात करेंगे या ये प्रावधान की बात करेंगे तो ये पता चलेगा कि प्रावधान क्या है। 239B विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की प्रशासक की शक्ति कहता है। अगर विधानमंडल अवकाश में है तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होगी उसके बारे में बात करता है। 240 से अब 239 खत्म हो गया अभी तक। अब 240 कुछ संघ शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है कि संघ शासित जो प्रदेश है उसके लिए राष्ट्रपति क्या नियम विनियम बना सकते हैं। 241 संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, संघ शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट का जो उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है उस बात का जिक्र है। 242 निरस्त कर दिया गया है। 243 हम लोग जब भाग 9 देख रहे हैं तो भाग 9 में हम लोग 243 को देखेंगे और इस भाग में हम लोग अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जाएंगे। इसमें 243 बार ABCD करके मिलेगा, ओ तक आएगा, तो ये भाग 9 है। इसके बाद हम लोग जब आगे चलेंगे तो उसमें देखेंगे कि नगर निगम नगर पालिका के संदर्भ में क्या कहा गया है। पहले हम लोग देखते हैं भाग 9 जिसमें पंचायतों की बात की गई है। अनुच्छेद 243 ओ तक देखना है। तो 243 में पंचायतें जो है इनकी परिभाषाएं दी गई है कि पंचायत किसको बोलेंगे, पंचायत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। उसके बाद 243A में आएंगे तो यहाँ पे ग्राम सभा की बात कही गई है कि ग्राम सभा क्या है और उसके कौन सदस्य होंगे, क्या होंगे। तो उसके बाद 243B में पंचायतों का गठन की बात किया गया है। ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा के ऊपर में पंचायतें होंगी, जिसको हम लोग ग्राम सभा को आप वार्ड बोल सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी वार्ड में बटा हुआ है।
तो 243 बी कहता है पंचायतों का गठन। अगर वार्ड है, बहुत सारे ग्राम सभाएं हैं, तो उनका एक पंचायत होगा। 243 सी क्या कहता है? पंचायतों की संरचना की बात करता है कि पंचायत की संरचना कैसी होगी। 243 डी पंचायत का जो चुनाव लड़ते हैं उसमें आरक्षित सीटों की बात करता है कि पंचायत में आरक्षित सीटें कैसे होंगे। 243 ई पंचायतों की अवधि की बात करता है कि ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी। 243 एफ में सदस्यता के लिए अयोग्यता, अगर कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य है तो किस कारण से कैसे अयोग्य घोषित हो सकता है। 243 जी कहता है कि पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व की बात करता है कि पंचायतों की क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार हैं और क्या उत्तरदायित्व है। तो पंचायतों से मतलब है कि पंचायत के प्रतिनिधियों से। 243 एच पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियों की बात करता है। जो 243 एच है वो बताता है कि पंचायत जो है वो कर लगा सकती है, इसके पास ऐसी शक्तियां हैं और किस कैसे कर लगाएगी, किन किन चीजों पर लगाएंगे, इसका जिक्र 243 एच में है। 243 आई वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करने की बात कहता है। इसमें कहा गया है कि पंचायतों के जो वित्तीय स्थिति है इसकी समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन जरूरी है। 243 जे क्या कहता है? 243 जे कहता है पंचायतों के खातों का ऑडिट, जो पंचायत है उनके खाते का ऑडिट कैसे करेंगे। 243 के कहता है पंचायतों का चुनाव, अब पंचायत के चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, इस बात पर जिक्र करता है 243 के। 243 एल कहता है केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना। अगर ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत हमारे पास जो राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों पर भी ग्राम पंचायत कैसे लागू होगा, इस बात का जिक्र 243 एल में किया गया है। 243 एम कुछ क्षेत्रों पर भाग लागू नहीं होगा, तो कौन से क्षेत्र होंगे जिन पे भाग लागू नहीं होगा। 243 एन कहता है मौजूदा कानूनों और पंचायतों का जारी रहना। अगर मौजूदा कानून है और उसमें पंचायतों में वे कानूनें जारी रहेंगी। 243 ओ कहता है चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। कहा गया है कि जो अदालतें हैं वो पंचायत चुनावी मामलों में अदालत जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आप लोग जितना पढ़े हैं, संघ हो, राज्य हो या पंचायत हो, हर में चुनाव में वो अदालतों को हस्तक्षेप करने पर रोक लगाया गया है। अब है 9A, 9 था 9A। इसमें क्या है देखिए, जब हमें नए तथ्यों को जोड़ना होता है तो हम ABCD में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो 9A में नगर पालिकाओं या नगर निगम के संदर्भ में बात किया गया है। ए 243P से लेकर 243ZG तक चलेगा। तो 243P में क्या किया गया है कि नगर पालिकाओं क्या है इसकी परिभाषाओं को बताया गया है। 243Q नगर पालिकाओं का गठन की बात करता है कि नगर पालिकाओं का गठन कैसे होगा। फिर है 243R नगर पालिकाओं की संरचना, जैसे उसमें पंचायत का था, इसमें नगर पालिकाओं की संरचना की बात करता है। 243S में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना की बात करता है। जो 243S है इसमें कहता है कि वार्ड की समितियां कैसी होंगी, उनका गठन और संरचना कैसे होगा। जैसे मैं उसमें कह रहा था ग्राम सभा उसको बोलते हैं, वैसे इसमें भी है। 243T सीटों का आरक्षण, क्योंकि शहर में भी है, यहाँ भी जनसंख्या अलग अलग है तो ग्रुप में बटे हुए हैं, तो इसमें जो है सीटों पे आरक्षण की बात नगर पालिका में भी कहा गया है। 243U में नगर पालिकाओं आदि की अवधि की बात करती है कि जो नगर पालिका है उसकी अवधि क्या होगी। 243 भी सदस्यता के लिए अयोग्यता, अगर कोई सदस्य है तो कैसे वो अयोग्य माना जाएगा, किन आधारों पर अयोग्य माना जाएगा, इस बात का चीज जिक्र 243 भी में किया गया है। 243W नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की बात की गई है कि 243W में कहा गया है कि नगर पालिकाएं जो हैं उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार है और क्या जिम्मेवारियां हैं, इसकी बात की गई है। 243X ये कहता है नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियां। नगर, क्योंकि नगर पालिकाएं भी कर लगाती है, टैक्स लगाती हैं, तो किन किन चीजों पे लगाएंगे और उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, किन शक्ति के आधार पर कर लगाएंगे, तो 243X के। 243Y इसमें भी वित्त आयोग की बात करता है कि कहता है कि नगर पालिकाओं के लिए भी वित्त आयोग होना चाहिए। 243Z नगर पालिकाओं के खातों की लेखा परीक्षा, जो नगर पालिकाएं हैं इनके खातों की जांच कैसे होगी, ऑडिट कैसे होगा, इसकी बात करता है।
243 ZA नगर पालिकाओं के लिए चुनाव की बात करता है कि नगर पालिकाएं हैं तो नगर पालिकाओं में चुनाव कैसे होगा। 244 ZB केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना, कि केंद्र शासित प्रदेशों पर नगर पालिका को कैसे लागू किया जाएगा। 244 ZC कुछ क्षेत्रों के भाग पर लागू नहीं होगा। हम लोग पिछले ग्राम सभा और ग्राम पंचायत वाले भी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था, वो सारी चीजें नगर निगम में भी है, लेकिन इसके लिए अलग अलग आर्टिकल्स है। 243 ZC कुछ क्षेत्रों पर भाग लागू नहीं होगा, तो किन क्षेत्रों पर भाग लागू नहीं होगा इसकी चर्चा की गई है। 243 ZD जिला योजना के लिए समितियां, तो जिला योजना के लिए समितियां होंगी उसकी चर्चा की गई है। 243 ZE कहता है कि महानगरीय योजना के लिए समिति, जो महानगर है जिसको हम लोग नगर निगम बोलते हैं, नहीं महानगर जो आप उसको जैसे मुंबई दिल्ली ये सब की बात होती है, तो उसमें क्या समितियां बनेंगी उस पे है। 244 ZF मौजूदा कानून और नगर पालिकाओं की निरंतरता, जो मौजूदा कानून है वो नगर पालिकाओं में कैसे निरंतर रेगुलर रहेंगी इसकी बात करता है। 243 ZG चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक की बात करता है कि चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप नहीं होगा, इसमें चुनाव आयोग सफिशिएंट है। फिर अब 9B में देखेंगे हम लोग भाग 9B में सहकारी समितियां, जिसमें अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZTG तक चलेगा। इसको देखते हैं। 243 ZH में सहकारी समितियों को परिभाषित किया गया है। 243 ZI में सहकारी समितियों का निगमन किया गया है कि सहकारी समितियां कैसे संचालित होंगी। 243 ZJ में जो सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्य और उसके पदाधिकारियों की संख्या और उसके कार्यकाल की बात करता है। 244 ZK में बोर्ड के सदस्यों का चुनाव की बात करता है कि जो बोर्ड के सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होगा। 244 ZL में बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिक्रमण और निलंबन की बात करता है कि अगर बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन जो है वो किसी चीज कैसे अधिक्रमण कर लेंगे, कैसे अधिक्रमण करेंगे और कैसे उनका निलंबन करेंगे। 244 ZM में सहकारी समितियों के खातों की लेखा परीक्षा की बात करता है, जो सहकारी समितियां होंगी खातों का लेखा परीक्षा कैसे होगा, जांच कैसे होगी। 244 ZN में आम निकाय की बैठकों का आयोजन कैसे होगा, कि जो आम निकाय है उसके बैठक कैसे आयोजित किए जाएंगे। 244 ZO कहता है किसी सदस्य को सूचना प्राप्त करने का अधिकार कैसे होगा, इसकी बात की गई है, यानी कि RTI कह सकते हैं। 243 ZP को रिटर्न ले लिया गया है, उसे फिर शामिल करके। 240 ZQ अपराध और दंड की बात करता है कि नगर सहकारी समितियों में क्या अपराध होंगे और उसके लिए क्या दंड है। 244 ZR बहु राज्य सहकारी समितियों पर लागू होगा, जो कुछ ऐसी समितियां हैं जो बहुत सारे स्टेट में कार्य कर रही हैं सहकारी समितियां, तो उनको लेकर के है। 244 ZS केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके यहाँ सहकारी समितियां कैसे लागू होंगी। 243 ZT में कहता है कि मौजूदा कानूनों की निरंतरता, जो मौजूदा जो कानून है वो कैसे निरंतर बने रहेंगे इसकी बात करता है। फिर भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में बात करता है। यह कहता है कि 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन की बात करता है। फिर 244A ये बाद में जोड़ा गया है, इसमें कहा गया है कि असम में कुछ जनजातीय क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक स्वायत्त राज्य का गठन और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन की बात करता है असम के संदर्भ में। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक चलता है। इसमें कई भाग हैं, इन भागों में से पहला भाग है अध्याय, जिसको विधायी संबंध बोलते हैं। यह अनुच्छेद 245 से 255 तक चलेगा, जिसको विधायी शक्तियों का वितरण के संदर्भ में बोला गया है। 245 में अनुच्छेद 245 में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार की बात करता है कि राज्य और संसद विधानमंडलों द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसका विस्तार कैसे होगा। इसके बाद 246 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु क्या होगी।
246 ए में माल और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है कि माल और सेवा कर 246 ए में किया गया है कि माल और सेवा कर कैसे लिए जाएंगे। 247 में कहता है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए संसद की शक्ति, कि संसद चाहेगी तो कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है, यह शक्ति संसद के पास है। 248 में कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां हैं कि अगर कानून बनाया है तो कैसे कानून बनेगा, इसकी बात की गई है 248 में। 249 क्या कहता है, 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति है, कि अगर राज्य सूची में वो चीज शामिल है तो भी क्योंकि वो राष्ट्र हित में है तो संसद ऐसा कानून बना सकती है। 250 अनुच्छेद क्या कहता है, यदि आपातकाल की घोषणा प्रचलन में है तो राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति की चर्चा करता है कि संसद की शक्ति है। 251 में अनुच्छेद 249 जिसको हम लोग राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी भी विषय के समय में कानून बनाने की संसद की शक्ति की बात करते हैं, और 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों, चाहे वो राष्ट्र हित में राज्य के लिए कानून बनाए गए हो या इमरजेंसी के दौरान कानून बनाए गए हो, राज्य में से कानून बनाए गए हो, तो क्या है कि वे दोनों के तहत इन कानूनों और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता की बात की गई है, अगर एक जैसे नहीं है तो उसको देखा जाएगा। 252 कहता है कि सहमति से 2 या अधिक राज्यों के लिए कानून और बनाने और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाने की संसद की शक्ति की बात करता है। अगर कोई कानून किसी राज्य विशेष के लिए बनाया गया है तो अगर वो चाहे तो अन्य राज्य भी इस कानून को अपना सकते हैं, ऐसा संसदीय शक्ति है। 253 कहता है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित करने के लिए कानून बनाना। अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो मेमोरेंडम जो है वो हो रहा है, तो उसके लिए कैसे कानून बनेंगे इसकी चर्चा करता है। 254 में कहता है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता, अगर संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य द्वारा बनाए विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून, विधानमंडल के अंतर्गत दोनों आते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, इसकी चर्चा में पिछले क्लास में भी किया था, तो फिर से सोचा कि बता दूं। तो इन कानूनों की असंगतता होगी तो क्या किए जाएंगे, इसकी चर्चा 254 में की गई है। जरूरी नहीं है कि राज्य कानून बनाए और केंद्र बनाए और दोनों सेम हो, जरूरी नहीं है। अलग अलग अगर सरकारें हैं तो ज्यादा असंगतता की संभावनाएं होती हैं। 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाना। जो सिफारिशें हैं और पूर्व को जो मंजूरी है उसकी अपेक्षा की जो प्रक्रिया है उस संदर्भ में बात किया गया है। 255 में अब है 256 से देखेंगे तो इसमें 256 देखेंगे तो अध्याय 2 में आएंगे। अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध देखेंगे। पहले विधायी संबंध हम लोग देखा अध्याय 1 में, अब हम लोग राज्य और संघ के बीच प्रशासनिक संबंध को देखते हैं जो 256 से 261 तक आएगा। तो इसमें 256 में राज्यों और संघ का दायित्व की बात करता है कि राज्य के क्या दायित्व है, संघ क्या दायित्व है। 257 में कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण की बात करता है कि जो कुछ राज्य हैं वो कैसे कैसे संघ उन पर नियंत्रण करती है। फिर 257 ए को निरस्त कर दिया गया है। 258 देखते हैं, कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियां आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति की बात करता है कि राज्यों को कुछ शक्तियां कैसे प्रदान की जाए। 258 ए राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की शक्ति बताता है कि अगर राज्यों को संघ चाहे तो कार्य सौंप सकता है। 259 निरस्त हो चुका है। 260 भारत से बाहर के प्रदेशों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र की बात करता है। जो भारत से बाहर भी कुछ प्रदेश हैं तो उसके संबंध में संघ का क्या अधिकार क्षेत्र है। 261 में सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां, तो इसमें 261 कहता है कि सार्वजनिक कार्य और उसके जो रिकॉर्ड्स हैं और उसके जो न्यायिक कार्रवाइयां हैं उसका जिक्र 261 में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं जल से संबंधित विवाद। जल से संबंधित विवाद जो हम लोग बराबर देखते हैं कि दिल्ली, हरियाणा और कुछ कुछ राज्यों में जल से संबंधित विवाद चलता रहता है। इनका कहना है कि जब उनके यहाँ पानी अतिरिक्त होता है तो क्या करते हैं कि घाटी वाले क्षेत्र में ऊपर में तो क्या करते हैं कि पानी को उस समय जब जल संकट होता है तो पानी को रोक लेते हैं,
अच्छा, पानी जब में बहुत ज्यादा नदियों में बाढ़ आता है, पानी आता है तो खोल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यह कहना है कि हमें जो है कम से कम पीने के लिए भी पानी हमेशा मिलता रहे। अभी हरियाणा और दिल्ली का विवाद चल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और पानी जो है वो दिल्ली को जितना मिलना चाहिए उतना हरियाणा पानी नहीं दे पा रहा है, जिसके चलते कुछ विवाद चल रहे हैं। इसके लिए उनके नेताओं ने अभी अनशन भी किया था। फिर राज्यों के बीच समन्वय की बात आती है। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध के प्रावधान की बात करता है। भाग 12, भाग 12 कहता है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे की बात करता है। ये अध्याय 1 में है, जिसे वित्त में अनुच्छेद 264 से 300 क तक चलेगा, लेकिन हम लोग कुछ जो सामान्य है इसको हम लोग 264 से 281 तक देखेंगे। इसके बाद हम लोग फिर आगे का भाग देखेंगे, लेकिन आज ही देखेंगे। 264 इसकी व्याख्या करता है कि वित्त किसे बोलेंगे, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे की बात क्या हो, इसका मतलब होगा, क्योंकि मामला क्योंकि जुडिशियरी भी होता है, तो इसीलिए व्याख्या स्पष्ट होना जरूरी है। 265 करों का कानून के अधिकार के बिना नहीं लगाया जाना। अगर कर का कानून नहीं बना है, अगर है तो उसको नहीं लगाया जाएगा, इसलिए करों का कानून जो है वो अधिकार जो है उसको बनाना चाहिए। 266 भारत और राज्यों की समेकित निधियां और सार्वजनिक खाते की बात करता है कि भारत और जो राज्य हैं उनकी समेकित निधियां होंगी, फंड्स होंगे और उनके सार्वजनिक खाते होंगे। फिर इसमें एक है 267 जिसमें कहा गया आकस्मिकता निधि, तो ये निधि भी है। फिर है संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण में हम लोग 268 अनुच्छेद में देखते हैं कि संघ द्वारा लगाए गए शुल्क, लेकिन राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजन की बात करता है। 268 ए निरस्त कर दिया गया है। 269 देखते हैं, संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कर लेकिन राज्यों को सौंपे गए। अब क्या होता है कि जैसे अभी जब लॉकडाउन था, जब पिछला फर्स्ट टाइम कोरोना आया था, तो उसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार से बहुत सारे मदद लेना चाह रहे थे। उनका कहना भी यही था कि देखिए हमारे यहाँ से बहुत सारे आप जो है यहाँ कर लगाते हैं, और जो जीएसटी वगैरह जो है वो दोनों का SGST और CGST है, तो उसमें आप टैक्स ले रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस विपरीत परिस्थिति में ये न सोचे कि झारखंड में किसकी सरकार है, JMM की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की, तो वहां जो हम लोग को मिल करके जो एकत्र किए गए जो कर हैं वो राज्यों को आप सौंप दें, ये बताया गया 269 में। 269 ये कहता है अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का लगाना और संग्रह करना। एक्चुअली SGST CGST का मामला यही है कि जब वहां पे व्यापार होगा दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य का माल जब वहां बिक्री होगा या वहां सर्विस उसे लिया जाएगा, तो उस समय क्या होगा कि SGST जिस राज्य में जाएगा माल वहां SGST उस पर लिया जाएगा, और दूसरा जो अंतरराज्यीय जो व्यापार है वो सुदृढ़ होगा। 270 कहता है संघ और राज्यों के बीच लगाए गए और वितरित किए गए जाने वाले कर। तो संघ और राज्यों के बीच जो कर लगाए गए हैं और वितरण किए गए हैं, जैसे GST की SGST CGST में बात कर रहा था। 271 संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ कर्तव्यों और करों का अभिधान। जैसे संघ के प्रयोजन है तो उसके लिए कुछ कर्तव्य और करों का जो अभिभार है उसको बताया गया 271 में। 272 को निरस्त कर दिया गया है। 273 कहता है जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान। अगर जूट हमारे यहाँ क्योंकि उत्पादन होता है और रूरल एरिया डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम है वो कुटीर उद्योग का, तो जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले बल्कि शुल्क न लें, बल्कि आप कुछ उनको अनुदान दें। ग्रांट दे कुछ। 274 कहता है कराधान से संबंधित विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है जिसमें राज्य रुचि रखते हैं। फिर 275 कहता है संघ से कुछ राज्यों को अनुदान, संघ से कुछ राज्यों को कुछ अनुदान मिलना चाहिए। 276 कहता है व्यवसायों, व्यापारों, पेशों और रोजगार पर कर की बात करता है कि जो व्यवसाय है और जो व्यापार है, जो पेशे हैं, उस रोजगार पर कर मिलना चाहिए। 277 सेविंग की बचत की बात करता है। 278 को निरस्त कर दिया गया है। 279 शुद्ध आय आदि की गणना की बात किया गया है कि जो प्योर इनकम है उसकी बात कर रहा है। 279 ये कहता है माल और सेवा कर परिषद बनाया जाए, तो माल एवं सेवा कर जो काउंसिल है उसकी बात कर रहा है। 200 जिसको GSC बोल सकते हैं, गुड्स
एंड सर्विस काउंसिल। 280 वित्त आयोग की बात करता है कि इस मामले में भी वित्त आयोग होने चाहिए। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों की बात करता है। अब देखते हैं भाग 12 में ही वित्तीय विविध वित्तीय प्रावधान जो इसी में है, अनुच्छेद 282 से 291 इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे। 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से चुकाए जाने योग्य व्यय की बात करता है कि संघ या राज्य जो है अपने राजस्व से जो जैसा योग्य है वैसा वो राजस्व चुकाए। 283 में कहता है समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खातों में जमा धन आदि की संग्रह करने की बात करता है। 284 कहता है लोक सेवकों और अदालतों द्वारा प्राप्त वादियों की जमा राशि और अन्य धन की हिरासत। जो जैसे लोक सेवक हैं या जो अदालतें द्वारा जो पैसे आते हैं उन पैसों का, उन जमा राशियों का जमा कलेक्शन करने की बात करता है। 285 राज्य कराधान से संघ की संपत्ति को छूट। जो राज्य का कराधान है वो संघ की संपत्ति उसमें से नहीं मिलेगी, यानी केंद्र को नहीं मिलेगी। 286 वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध। तो बहुत सारी चीजें जिस कुछ वस्तुओं पर बिक्री या खरीद पर कर नहीं लगाए जा सकते। जैसे मैंने एक पिछले स्लाइड में बोला था कि जब जूट के उद्योग के बारे में, तो उसको कर न लगा करके बल्कि उसको कुछ अनुदान दे दिया जाए ताकि उसका विकास हो। 287 कहता है बिजली पर करों से छूट। जो इलेक्ट्रिसिटी है इस पे, क्योंकि ये अधिकतम जो है भारत एक कृषक किसानों का देश है, कृषि आधारित देश है, तो ज्यादातर बिजली किसान उपयोग कर रहे हैं, तो बिजली के मामले में करों से छूट मिलनी चाहिए, इस पर टैक्स नहीं लगने चाहिए बिजली पे। 288 कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट। 289 किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। 290 कहता है कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन की बात करता है। 290 कहता है कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक भुगतान की बात करता है। अब 291 निरस्त कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अध्याय 2 में, भाग 2 का अध्याय 2, इसमें है उधार लेना, लेन देन करना। तो हम लोग जो है भारत जो है विश्व के अन्य देशों से उधार लेता है, लेन देन करता है, राज्य केंद्र से लेते हैं। तो 292 कहता है भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार उधार लेगा। और 293 राज्यों द्वारा उधार लेना, तो भारत सरकार उधार ले रहा है अन्य देशों से और राज्य सरकार उधार ले रही है केंद्र सरकार से। अध्याय 3 क्या कहता है? अध्याय 3 कहता है संपत्ति अनुबंध अधिकार दायित्व संबंधी मुकदमे 294 से 300 की बात करता है। इसमें 294 कहता है कुछ मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार की बात करता है कि अगर कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें संपत्ति, परिसंपत्तियां, तो उसे उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन उसे देगा, किसका दायित्व है, कौन उसका जिम्मेवार और रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी बात करता है। 295 अन्य मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार की बात करता है। 296 में राजगद्दी या व्यपगत द्वारा सद्भावना के रूप में प्रोद्भूत संपत्ति की बात करता है। 297 प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर की मूल्यवान वस्तुओं और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों का संघ में निहित होना कहा गया है। कहा गया है कि जो प्रदेश या प्रदेश से बाहर जो द्वीप वगैरह हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहां पे कोई भी अगर वैसा खनन या अन्य स्रोत से कुछ वैसे मूल्यवान वस्तु मिलते हैं तो उस राज्य का अधिकार उस पर नहीं होगा बल्कि केंद्र का अधिकार होगा। यही कारण है कि जिस झारखंड से कोयला निकलता है, तो एक जो कोयला है झारखंड से जो निकलता है, ये कोयला केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है। 298 व्यापार आदि करने की शक्ति। 299 संविदा की बात करता है। 300 वाद और कार्यवाहियों की बात करता है। फिर अध्याय 4 में संपत्तियों का अधिकार की बात करता है और इसको शामिल कर दिया गया 300 क में। किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, ये बात करता है। तो चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रकरण के साथ।